हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो भाई रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का कंसेप्ट आपने पीछे 10th क्लास में भी पढ़ा था। एक तरह से रिवीजन यहाँ पर हम उसका लेकर चलेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट आपने पढ़ा था 10th में कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के उन दो पॉइंटों के बीच में, जिन दो पॉइंटों के बीच में उस कंडक्टर को रखा गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर कह सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R। तो R यहाँ से आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, V/I। एक तो हमारे पास R का ये फार्मूला जो आया है इसको हम अभी डिराइव करेंगे। अभी तक जो हमने नॉलेज गेन की है इस चैप्टर में, उस डिफरेंट फार्मूलों के रिलेशनशिप के बेस पर किस तरह से आपने अभी पिछले कंसेप्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आया था, तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा था। VD की वैल्यू आई थी हमारे पास, इट विल बी स्मॉल e कैपिटल E/m इंटू टॉ, जहाँ पर स्मॉल e क्या था, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, m क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टो था रिलैक्सेशन टाइम। तो VD की ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अब E का फर्दर रिलेशनशिप आप जानते हैं, E इज़ इक्वल टू -dV/dr। तो उसके बेस पर E को एक्सप्रेस किया जा सकता है V/L के रूप में। ये E की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो VD की वैल्यू देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगी, E/m तो एज इट इज़, E की जगह पर V/L और साथ में क्या है भाई, टॉ। अब यहाँ से देखिए VD की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। अब एक रिलेशनशिप आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में पढ़ा था, और वो क्या रिलेशनशिप था, I इज़ इक्वल टू NEA इंटू VD। यहाँ से अब देखिए, अब VD का रिलेशनशिप हमारे पास आया हुआ है, ये VD की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, NEA, और VD की जगह पर रख दो EV/mL इंटू टॉ। तो यहाँ से I की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी NE², E मल्टीप्लाई होगी E², और यहाँ से देखिए भाई NE² A और भाई V टॉ अपॉन क्या बन रहा है भाई, mL। इसको नेक्स्ट पेज पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। I की वैल्यू NE², I इज़ इक्वल टू NE² AV टॉ अपॉन mL। यहाँ से देखिए भाई, अब क्या करेंगे, इस I को तो इधर ले आएंगे और V को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखिए इधर तो आ गया V/I, और इधर हमारे पास बन जाएगा क्या, mL अपॉन NE² टॉ, और साथ में यहाँ पर एक A और बच गया। तो अब इसमें देखिए V/I की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, L यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होती है, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, टो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, एरिया की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या आ रही हैं, कांस्टेंट, और ये फर्दर इसके बेस पर ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, और ये कांस्टेंट फर्दर किसके इक्वल होगा भाई, R के इक्वल, विच इज़ द डेरिवेशन ऑफ
ओम्स लॉ बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई, आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वी अपॉन आई। तो अगर हम इस आई और वी के बीच में ग्राफ की बात करते हैं तो इनके बीच में ग्राफ की नेचर क्या होगी भाई, स्ट्रेट लाइन। वी आई के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि आई और वी एक दूसरे कौन से प्रोपोर्शनल में लाई कर रहे हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और अगर किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है तो उनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा उसकी नेचर कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हो गया भाई रेसिस्टेंस का कंसेप्ट। अब रेसिस्टेंस के इस फार्मूले के बेस पर इसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं आप। आर रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 ओम के रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कंडक्टर हम लेकर चल रहे हैं उसमें से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो और जिन दो पॉइंटों के बीच में उस कंडक्टर को रखा गया है उन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर 1 वोल्ट हो तो उस कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 1 ओम होगी। क्या आप रेसिस्टेंस की यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये तो यूनिट का केस हो गया। डायमेंशन के लिए वही फार्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी की अगर बात करें तो फार्मूला पढ़ा था आपने डब्ल्यू अपॉन क्यू और नीचे हमारे पास आई है। डब्ल्यू की डायमेंशन की बात करते हैं तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और क्यू की क्या आ जाएगी भाई, ए टी और नीचे आई की हमारे पास क्या आ जाएगी, ए। तो फाइनल डायमेंशन हमारे पास रेसिस्टेंस की क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर। अब देखिए टी, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर जाएगी तो -2 पहले से था -1 -2 -1 -3 और ए पावर -1 जिसके कारण और एक ए और जाएगा ऊपर तो ए की पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के डायमेंशन फार्मूले के बाद हम अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं। कोई वायर आपको दे रखा हो और उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपने 10th में पढ़ा था। कौन किस चीज़ पर डिपेंड करती है भाई, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ से आर प्रोपोर्शनल साइन को ब्रेकअप करते हैं तो एक नया कांस्टेंट रो इंटू एल अपॉन ए यहाँ से हमारे पास आ जाता है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बेस पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए आर की वैल्यू यहाँ से देखिए एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए आ रही है और यहाँ से आर की वैल्यू रो इंटू एल अपॉन ए आ रही है। तो एल अपॉन ए का जो कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है वो बताइए यहाँ पर एल अपॉन ए के कोफिशिएंट के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसके बेस पर यहाँ से रेसिस्टिविटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। रो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो यहाँ से रो का कंसेप्ट इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप में हमारे पास आ जाता है। तो इसके बेस पर देखिए भाई किस तरह से रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो रेसिस्टिविटी का लिंक दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ बच गया। अब एक है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा है भाई रिलैक्सेशन टाइम। तो किस तरह से रेसिस्टिविटी की वैल्यू भाई वेरी करेगी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कम लेकर चल रहे हैं तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, लार्जर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रही है। इसी तरह से अगर रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करते हैं
तो रिलैक्सेशन टाइम अगर यहाँ पर कम आ रहा है तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अब रिलैक्सेशन टाइम फर्दर एक और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू जैसे इंक्रीज की जाती है तो एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना, हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो वो फास्टली, पहले के कंपैरेटिवली आप फास्टली मूव करेंगे तो उससे रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम कंज्यूम हो रहा था दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो सीधी सी बात है रेसिस्टिविटी की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा। तो एक रिलेशनशिप भी पूछा जाता है कि भाई टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी की वैल्यू किसी कंडक्टर की किस तरह से चेंज होती है। तो आप क्या बताएंगे, रेसिस्टिविटी increases with increase in temperature। किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका रीज़न आपको यहाँ पर समझा दिया, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज, और ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक तरह से टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यहाँ पर रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो लाई करती है। इसके बाद भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटी पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक है करंट डेंसिटी, जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं भाई, जे से। वो किसकी इक्वल होती है भाई, करंट अपॉन एरिया। अब करंट का रिलेशनशिप आपको बताया गया था, वो रिलेशनशिप बार बार यूज होगा। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप I = NEAVD, और नीचे हमारे पास एरिया से डिवीजन है तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा NEVD। जे की वैल्यू हमारे पास आ गई, करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई NEVD। एक हम रेसिस्टेंस से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी लेकर चलेंगे, जो कि इसकी रेसिप्रोकल होती है, और वो क्या बोला जाती है, कंडक्टेंस, जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं भाई, जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। जी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/R। तो अगर इस यूनिट की बात करते हैं, कंडक्टेंस की यूनिट की अगर बात करते हैं, तो जैसे रेसिस्टेंस की यूनिट हमने ली थी ओम, तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वो हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लिख दें, या फिर इसका दूसरा सिंबल क्या होता है, साइमन। इसकी जो दूसरी यूनिट है, ओम को अपोजिट वे में लिख दें, या फिर साइमन इसकी यूनिट होती है किस चीज़ की, कंडक्टेंस की। इसी तरह से जैसे कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है, ऐसे ही रेसिस्टिविटी की भी एक रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो सिग्मा किसका रेसिप्रोकल होगा, रो का। अब रो की वैल्यू आपने लिखी थी ओम मीटर, रो की यूनिट जो है वो ओम मीटर हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं तो वही ओम अपोजिट डायरेक्शन में, ओम मीटर थी तो यहाँ पर मीटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। अब एक रिलेशनशिप हम किस चीज़ के बीच में लेकर चलेंगे भाई, जे, सिग्मा एंड ई। जी का कंसेप्ट आपको समझाया जा चुका, करंट डेंसिटी, सिग्मा अभी अभी बताया है कंडक्टिविटी, और ई आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरह से इन तीनों को रिलेट करवाया जा सकता है, तो उसके लिए हम जे का कंसेप्ट यहाँ पर उठाएंगे।
जी हमारे पास इसके इक्वल होता है करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया। और करंट का फिर फर्दर रिलेशनशिप आपने वही किसके रूप में पढ़ा है, I इज़ इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में रिलेशनशिप आपने इसमें पढ़ा है। तो उसके बेस पर I को एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई किसके इक्वल, NE/A/VD और अपॉन क्या आ जाएगा A। अब A से A कैंसिल आउट। अब यहाँ पर VD का फर्दर रिलेशनशिप NE/VD को फर्दर लिख सकते हैं EE/m/τ। ये भी तो आपने रिलेशनशिप वहाँ पर पढ़ा था। तो इसके बेस पर देखिए भाई यहाँ से इसको आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं NE² E/m/τ। लेकिन E की अगर बात करते हैं तो E को फर्दर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। E को तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि E की फॉर्म में तो हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो इसको एज इट इज़ रख दीजिए। लेकिन अभी अभी रिलेशनशिप पिछले पेज पर हमने डिस्कशन किया था m/n²τ। m/n²τ बताइए किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, रेसिस्टिविटी की वैल्यू आई थी। तो m/ne², ये रेसिस्टिविटी तो है, तो यहाँ पर इसको E/ρ की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रो और सिग्मा का रिलेशनशिप यहाँ से आपको समझाया गया था, 1/ρ की जगह पर सिग्मा लिखा जा सकता है, तो इसको सिग्मा इंटू ई लिख सकते हैं भाई। तो इस तरह से फाइनल रिलेशनशिप J सिग्मा और E के बीच में हमारे पास किसके इक्वल आ गया, J इट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। J यहाँ पर करंट डेंसिटी थी, सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी थी और E यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था भाई। तो इस रिलेशनशिप के बाद हम अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो R का रिलेशनशिप हमने अभी अभी पढ़ा था ρ इंटू L/A से, और रो की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी m/ne²τ, साथ में L/A पुट किया जा सकता है। तो किसी भी कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट होगा और E चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल भी कांस्टेंट होगा। वही दो चीज़ें बचेंगी यहाँ पर, n और τ। तो किसी गिवन जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो सारा का सारा इफ़ेक्ट किसके कारण अफेक्ट होगा, इस रिलैक्सेशन टाइम के कारण। और रिलैक्सेशन टाइम को फर्दर रिलेट करवाया था किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो जैसे रेसिस्टिविटी को रिलेट करवाया था हमने किसके साथ, रिलैक्सेशन टाइम के साथ, और रिलैक्सेशन टाइम को फर्दर रिलेट करवाया था टेम्परेचर के साथ, वही रिलेशनशिप यहाँ पर रेसिस्टेंस के साथ चलेगा भाई। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा वहाँ पर, डिक्रीज़, और ये डिक्रीज़ होगा तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लाई कर रहा है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़। तो यहाँ से रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप आ गया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टर की रेसिस्टेंस की वैल्यू भी वहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पर आपने स्टडी किया, रेसिस्टेंस का भी और रेसिस्टिविटी का भी, किस तरह से टेम्परेचर के साथ ये चेंजेज होते हैं। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ टेम्परेचर के साथ क्या लाई करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लाई करती हैं। अब एक दो रिलेशनशिप यहाँ पर आप याद रखेंगे, एक रेसिस्टेंस से रिलेटेड होगी, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड। क्या रिलेशनशिप होंगे भाई वो, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। RT किसी गिवन टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस की वैल्यू,
0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जितनी रेसिस्टेंस की वैल्यू थी उसका कितने टाइम्स होगी 1 + अल्फ़ा टी। टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक टेम्परेचर 0 ले रहे हैं तो दूसरा टेम्परेचर जो होगा वही तो यहाँ पर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फ़ा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। तो अगर इसको आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आर टी को एक्सप्रेस किया जा सकता है R0 + R0 × अल्फ़ा टी। इस R0 को इधर ले आइए, RT - R0 इट विल बी इक्वल टू R0 अल्फ़ा टी आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा को एक साइड में रख लो, बाकी चीज़ों को इधर ले आओ। तो RT - R0 अपॉन R0 और वही इधर T इधर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फ़ा यहाँ पर क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किस चीज़ का रेशियो आ गया, एक तो डिफरेंस इन द रेसिस्टेंस फॉर द टू टेम्परेचर्स उसका, और नीचे R0 यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस था, और T यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू थी। तो यहाँ से अगर हम किस चीज़ की टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट की बात करते हैं तो देखिए ये तो डिफरेंस इन रेसिस्टेंस है, तो वो रेसिस्टेंस ही तो हुआ, और नीचे भी रेसिस्टेंस की वैल्यू लाएगा तो रेसिस्टेंस से रेसिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट के हिसाब से। अकेले यहाँ पर टेम्परेचर की यूनिट बचेगी और वो रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी। तो अल्फ़ा की यूनिट की बात करते हैं तो या तो पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। इस तरह से इस अल्फ़ा की यूनिट जो है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट बताई जा सकती हैं। अब भाई एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम स्टैंडर्ड जो रेसिस्टेंस कॉइल लेकर चलते हैं उसमें एलॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बजाय कि प्योर मेटल्स के। तो उसके पीछे क्या रीज़न होगा, क्योंकि एलॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी मेटल्स, तो उनकी जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण और उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी स्मॉल होने के कारण ही उनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल को यूज़ करने के लिए उसमें हम एलॉयज़ को यूज़ करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स। इसके बाद वही ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस यहाँ पर आते हैं। तो ओहमिक डिवाइस तो कौन से हो जाएंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओहमिक डिवाइस कौन से होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ओम्स लॉ का कंसेप्ट तो आप पढ़ ही चुके हैं, जिसमें R = V/I था। V और I के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, V और I के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है भाई ओम्स लॉ से रिलेटेड, जो कि आपने 10th में भी स्टडी किया होगा कि आपको वोल्ट मीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग आप निकालते हैं और आप क्या नोट करते हैं, जैसे जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज़ होती है एमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज़ होती है, इसीलिए उनके बीच में क्या कैसा ग्राफ आता है, वही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। तभी उनका रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होती है। तो भाई ओमिक डिवाइसेस तो आप जानते हैं जहाँ पर ओम्स लॉ को ओबे किया जाता है, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में हम देख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व नहीं होती। तो ऐसे डिवाइसेस जहाँ ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो पाता, उन डिवाइसेस को हम कौन से डिवाइसेस कह देंगे भाई, नॉन ओमिक डिवाइसेस। उनमें फिर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं भाई, वैक्यूम ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं वो नॉन ओमिक डिवाइस में काउंट होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड एक स्पेशल यूनिट आएगी हमारी 9th यूनिट,
उसमें डिटेल में आप स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स का कंसेप्ट, जिसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं V और I के बीच में, तो दो ग्राफ उसमें आप स्टडी करेंगे। एक जब हम वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, और एक वो ग्राफ होगा जब वोल्टेज की वैल्यू हम किस में नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। तो किस तरह से ग्राफ आता है उसमें, इस टाइप से ग्राफ उसमें शो होता है। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन का आ गया, और नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस टाइप से ग्राफ वहाँ पर शो होता है। तो अब आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो ना तो यहाँ आया और ना ही यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया गया। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो कौन से डिवाइसेस बोले जाते हैं भाई, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है भाई। तो ये कंसेप्ट आज हमने फुल्ली डिटेल में डिस्कशन किया, ओम्स लॉ का कंसेप्ट, जिसमें रेसिस्टेंस का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, या रेसिस्टिविटी किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके बाद करंट डेंसिटी और भाई कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। उनका इंटर रिलेशनशिप हमने वहाँ पर किस चीज़ के बीच में स्टडी किया, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हमारा आज के इस लेक्चर में रहा।